जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग कर रहे हैं और फोर्थ जो चैप्टर है उसमें हमारा जो फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं उसमें जो सेकंड हेडिंग है, सेकंड हेडिंग का नाम है टॉर्क। क्या नाम है? टॉर्क। इसी को हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ये देख रहे हैं हम लोग। क्या होता है ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क, या हम इसी को मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी कह देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स कह देते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसी को। क्या होता है ये सब बेसिकली ये देख रहे हैं हमको। टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? अगर कोई एक बॉडी है और जरूरी नहीं है कि वो बॉडी रेगुलर शेप की हो, इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर शेप का या ये इरेगुलर भी हो सकता है, तो हम इरेगुलर ले ही लें। तो कोई भी एक बॉडी है, ये सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है और ये इस पॉइंट पर क्या है? ओ पॉइंट पर पायोटेड है। ये पायोटेड पॉइंट है, पायोटेड पॉइंट है। और ये जो बॉडी है जिस पॉइंट पर पायोटेड है, या मान लो कि ऐसे ये बॉडी है, कोई एक इमेजिन करो और किसी पॉइंट पर पायोटेड है, तो अगर ये घूम भी रहा है तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि इस पॉइंट ओ से जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस बोर्ड से तो परपेंडिकुलर ही होगा। इस बोर्ड से कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। हालांकि वो एक अलग बात है, लेकिन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ फोर्स का अप्रोच ले रहे हैं। इस बॉडी पर हमने क्या किया कि एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया ऐसे। ये फोर्स है, ये क्या है? ये फोर्स है। और इस फोर्स को अगर मैं ऐसे आगे एक्सटेंड करूं इस बॉडी के अंदर, इमेजिन करिए आप ऐसे इस फोर्स को ऐसे एक्सटेंड करूं, तो इसे बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट ओ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री पर, और ये पॉइंट पी पर ये परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन को, लाइन ऑफ फोर्स को, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ये इस पॉइंट पर जाके क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि पॉइंट पी है। अब इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में क्या हो सकता है? तो दिस फोर्स is not produced लीनियर मोशन। क्यों लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे का कारण भी सुन लीजिए। क्यों नहीं कर पा रहा है? वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि दिस बॉडी इज नॉट फ्री टू रोटेट। ये भी तो होगा, दिस बॉडी इज नॉट फ्री टू रोटेट। ये बॉडी फ्री नहीं है रोटेट होने के, फ्री टू रोटेट नहीं, सॉरी, फ्री टू मूव। क्यों? ये बॉडी जो है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए लीनियर मोशन नहीं होगा। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि हमने इस बॉडी को ओ पॉइंट के अलोंग क्या कर दिया है? फिक्स्ड कर दिया है। ये इसका जो पॉइंट है वो क्या है? फिक्स्ड है। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट फिक्स्ड है, जिसको हम पायोटेड पॉइंट बोल रहे हैं। तो ये फोर्स इसको लीनियर मोशन प्रोड्यूस ही नहीं करा पाएगा। लेकिन लीनियर मोशन तो प्रोड्यूस नहीं करा पाएगा, लेकिन ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स इसको इस पॉइंट के अलोंग या इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा देगा। तो दिस फोर्स ये क्या करेगा? दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड रोटेशनल मोशन। क्या करेगा? ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर देगा। ये रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये फोर्स रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा तो ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी कुछ इस तरीके से रोटेट करने लगेगी। और इसके रोटेशन को हम, इस तरीके के रोटेशन को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये इसका हो जाएगा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। इस ऐसे रोटेट करने लगेगा। ठीक है।
अब एक चीज यहां पर देखना होगा कि ये फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाया, लेकिन रोटेट होने लगा ये बॉडी। तो यहां पर देखें कि यहां पर हम देखें कि ये जो फोर्स है ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा होगा। यहां से पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा होगा। यही फोर्स अगर आप यही फोर्स यहां पर कहीं पर लगाएं, यहां पर लगाएं, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, और इसको बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहां आएगा। तो हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और वही फोर्स पर यही बॉडी, एक्सपेरिमेंटली आप देखिएगा, यही बॉडी उसी फोर्स पर और तेजी से घूमने लगेगा। और ये बॉडी थोड़ी और बड़ी होती, ये डिस्टेंस और मैं बढ़ा देता और यही फोर्स लगाता तो और तेजी से ये बॉडी रोटेट करने लगती। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो ओपी वाला डिस्टेंस है इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दो बातों पर यहां पर ये जो रोटेशनल मोशन है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है या मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो इन्हीं दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स और इस डिस्टेंस के ऊपर जो चीज डिपेंड करती है, जो फैक्टर डिपेंड करता है, उसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो नोट करिए, इसको मिटाकर तो हमने जो देखा यहां पर, वो इससे पहले जो हमने देखा, क्या देखा कि बॉडी दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। उन दोनों इफेक्ट को हमने यहां नोट कर लिया कि फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। पहला हमने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर, अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड कर रहा था। मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स पर, जब हमने एक बॉडी यहां पर ऐसे रखी थी, ओ पॉइंट पर फिक्स किया, तो हमने क्या देखा कि अप्लाइड फोर्स जो था, ये एफ जो अप्लाइड था, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था ये टर्निंग इफेक्ट। मतलब फोर्स ज्यादा करते थे तो टर्निंग बढ़ जाती थी, डिस्टेंस बढ़ाते थे तो भी टर्निंग बढ़ जाती थी। तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है जो ओ से पी के बीच में था। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ऑफ द फोर्स। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, इससे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के ऊपर भी हमारा जो टर्निंग इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। तो एक चीज आपने देखा कि टर्निंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, टर्निंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है, ये जो फोर्स हमने लगाया। दूसरा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम आर परपेंडिकुलर से लिख रहे हैं, जो कि ओपी के इक्वल है। किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है। और जो फोर्स हम लगा रहे थे उसका सपोज कर लेते हैं मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है। कितना है, एफ है। और अगर इस पॉइंट को हम पायोटेड मान रहे हैं, इस पॉइंट को पायोटेड मान रहे हैं और ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो आप इस फोर्स को की वजह से इस बॉडी का रोटेशन देखेंगे, वो कैसा होगा, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये बॉडी जो टर्न कर रहा है, जिसकी इफेक्ट से ये टर्न कर रहा है, उसको टर्निंग इफेक्ट कहते हैं, या इन शॉर्ट में हम टॉर्क कहते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। उस मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इन दोनों जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या मिलेगा आपको, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स आपको लेना है, मोमेंट ऑफ फोर्स आपको लेना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए आप क्या करो कि इस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टर्निंग इफेक्ट। यही आपको क्या मिल जाएगा, टर्निंग इफेक्ट मिल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ इनटू, और ये जो आर परपेंडिकुलर है इसको मैं ओपी से लिख दे रहा हूं। किससे लिख दे रहा हूं, ओपी से लिख दे रहा हूं। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ऑन द बॉडी, द टर्निंग effect on the body about an axis is due to the moment of force, due to
द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगा? द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड द बॉडी। द टर्निंग इफेक्ट, जो टर्निंग इफेक्ट है, मोमेंट ऑफ फोर्स है या टाउ है, वो क्या है? अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। किसके लिए है? किसकी वजह से है? मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से है, और या कह सकते हैं टॉर्क की वजह से है, दैट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर अप्लाई किया गया है। या आप इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, देखिए आप लिखते रहिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation or the pivoted point। ये भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन और आपको बता दे रहा हूं। आप डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है आपका। देखो क्या है वो डेफिनेशन। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the moment of force is equal to the product of perpendicular distance of the line of action। एक और था magnitude of the force, product of magnitude of the force and ये perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of रोटेशन। ये आप लिख सकते हैं, ये भी एक डेफिनेशन है। तो टॉर्क का ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। क्या है आपका? ये भी बढ़िया डेफिनेशन है कि टॉर्क इज द, या कह सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब देखो टॉर्क कह रहा है किसके इक्वल है? टॉर्क इक्वल है किसके? द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का साइन किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी है। चाहे तो आप टाउ इज इक्वल टू एफ और आर ओपी भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको अगर आर बोल दूं तो ओपी का, और आपके बुक में डायरेक्टली ओपी लिखा हुआ है तो आप ओपी भी लिख सकते हैं। तो यही आपको डेफिनेशन लिखवाया गया है कि टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन से और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लीजिए, इस बॉडी पर लगा हुआ फोर्स ले लीजिए और यू विल गेट टॉर्क। आपको टॉर्क मिल जाएगा। अब टॉर्क आपको मिल गया तो एक चीज और यहां पर देख लें कि ये कौन सा डिस्टेंस क्या है, ये आपको देख लें। ओपी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो है इस पॉइंट को लिख दें एपी, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है ये। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई। अब क्यों यूनिट की बात भी कर लें तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सबको पता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। और ये इसका डायरेक्शन हम पता करते हैं। डायरेक्शन अगर हम पता करें तो डायरेक्शन देखिए, एक चीज और बता दें आपको। यहां डायरेक्शन अगर इस बॉडी पर ऐसे फोर्स लगा हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहां पर जो टर्निंग इफेक्ट है वो आउटवर्ड आ रहा है। तो आउटवर्ड आ रहा है तो इससे साफ पता चल जाता है कि इस पर राइट हैंड कर्ल रूल से पता करेंगे इसका डायरेक्शन। किससे पता करेंगे? राइट हैंड कर्ल रूल से। कर्ल
रूल से पता करेंगे इसका डायरेक्शन। क्या पता करेंगे? इसका डायरेक्शन पता करेंगे। ठीक है बेटा। और जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब ऐसे रोटेट करेगा, तो ऐसे रोटेट करेगा तो आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज, हाँ याद रखना कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो टर्निंग इफेक्ट जो या टाउ है उसका डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड टू द बोर्ड है। कैसा है? अपवर्ड टू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर है एकदम बिल्कुल बोर्ड के। और अगर ये कैसा है, यहां पर लिख दे रहा हूं इसका, अगर ये क्लॉकवाइज होता, फोर्स मतलब कहीं और लगा होता और क्लॉकवाइज होता, तो क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम इसका टर्निंग इफेक्ट, वो जो आ रहा है टर्निंग इफेक्ट का डायरेक्शन, वो इनवर्ड टू द बोर्ड लेंगे, इनवर्ड टू द बोर्ड लेंगे। और याद रखना ये भी कि जब कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में जो टर्निंग इफेक्ट आता है उससे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और जब पॉजिटिव में आता है, डायरेक्ट जैसे रोटेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव में आता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। और क्लॉकवाइज मोमेंट का जो टॉर्क होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट का जो टॉर्क होता है वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और इसका डायरेक्शन इनवर्ड में होता है। क्या होता है? इनवर्ड में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव तो पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट भी देख लेते हैं, यूनिट भी देख लेते हैं इसकी। तो टाउ इज इक्वल टू क्या है यार? एफ और इंटू ओपी आ गया था, या टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये स्टैंड कर रहा है फोर्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। और ये एक डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इन शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम न्यूटन मीटर को जूल तो नहीं लिख सकते हैं। जूल मत लिखिएगा, जूल नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये जो है वो यूनिट ऑफ क्या है? वर्क है और या एनर्जी है। और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हैं। क्या है बेटा? स्केलर हैं। तो हम जूल नहीं लिख सकते हैं। ये न्यूटन मीटर किसका आया है? एक वेक्टर क्वांटिटी का आया है, तो इसको एज इट इज रहने दें, जूल ना लिखें इसको। ठीक है बेटा, तो ये आपका यूनिट हो गया। अच्छा, ये आपका यूनिट हो गया। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट हम इसका लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल यूनिट अगर हम लिखना चाहें, ग्रेविटेशनल यूनिट, तो आप देख लें क्या हो जाएगा? हो जाएगा वन, यहां से किलोग्राम फोर्स मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट? और वो भी एमकेएस में। किसमें? एमकेएस में, किलोग्राम फोर्स मीटर हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 किलोग्राम फोर्स कितना हो जाता है? 9.8 और न्यूटन मीटर होता है। आप इसको भी 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर भी याद रखें, ये होता है ये। और आपको बताएं सीजीएस यूनिट में ग्रेविटेशनल यूनिट अगर देखें, सीजीएस में ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ये होता है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। कितना होता है? ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्राम फोर्स सेंटीमीटर जो होता है ये होता है डाइन, क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर। और ये यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर होता है। अच्छा ठीक ठीक, ये 980 भी होगा, 980 भी होगा, 980 डाइन सेंटीमीटर भी होगा। तो इस तरीके से आप ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, मिटा दें इसे पूरा, 10 टू द पावर 5, नोट तो कर रहे हैं ना, 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया और 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू, ये सब चीजें आपको बहुत कॉमन है और ये पता होना चाहिए। ठीक है,
एक बात और आपको बताना है कि अगर कोई बॉडी है और वो पायोटेड है, किसी पॉइंट पर मान लो पायोटेड है और आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो इस पर आपने फोर्स लगाया, ऐसे मान लो कोई फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स है और ए पॉइंट पर लगाया और ये ऐसे ओ पॉइंट यहां है, मान लो सेंटर पर है, रेगुलर बॉडी ले लिया मैंने, तो ये इसका मोमेंट जो होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका मोमेंट ऐसे हो जाएगा, जिसको आप बोल रहे हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यही बॉडी का वो पॉइंट पर पायोटेड है और फोर्स का डायरेक्शन मत चेंज करो, ना तो फोर्स आप चेंज करो, बस ये इसको यहां ना लगाकर बी पॉइंट पर लगा दो। अब आप देखोगे कि बॉडी का जो रोटेशन है वो कैसा हो गया, वो क्लॉकवाइज हो गया। कैसा हो गया बेटा? क्लॉकवाइज हो गया। कंक्लूजन क्या निकल कर आया यहां से हमें बताइए आप। कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कंक्लूजन ये निकल कर आ गया, ध्यान से सुनो इस बात को, कंक्लूजन ये निकल कर आ गया कि आपने जब फोर्स यहां लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां लगाया तो क्लॉकवाइज। कंक्लूजन ये निकल कर आया कि ये जो हमारा फोर्स है ना, यानी कि जो ये टर्निंग इफेक्ट यहां पर पैदा हो रहा है फोर्स लगाने से, जो टर्निंग इफेक्ट है वो केवल फोर्स पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक चीज पर और एक फैक्टर पर और डिपेंड कर रहा है, वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है, एप्लीकेशन पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। जिस जगह पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि फोर्स यहां लगा तो एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अगर लगा, मान लो एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो यहां पर जो टॉर्क है वो पॉजिटिव आ गया, यहां पर जो टॉर्क है वो नेगेटिव आ गया। तो ये क्या है, जो यहां पर टॉर्क है ना, वो उसका वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर फोर्स लगाने से, जबकि हम फोर्स को रिमेन्स कांस्टेंट रखे हैं, फोर्स को कांस्टेंट रखे हैं और इसके इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी कांस्टेंट रखे हुए हैं, फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के चेंज करने से हमारा टर्निंग इफेक्ट चेंज हो जा रहा है। तो हमें ये पता लगाना होगा कि टर्निंग इफेक्ट और कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हमने पता लगाया, तो हमको पता चला क्या कि टर्निंग इफेक्ट एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं उस पर भी हमारा टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के इस टॉपिक में जो हमने टॉर्क किया या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किया, उसमें बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।